मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपके घर में मम्मी होंगे, पापा होगी, भाई होगा और बहन होंगी और इन सभी में एक बात कॉमन है कि एक एज पे आने के बाद उनका जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उनके बॉडी में एक तरह से कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, या फिर जब आप उनके स्किन को, हाथ को या फिर पैर को अगर ऐसे थोड़ा देर अगर दबा करके रखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बन जाता है और फिर थोड़े टाइम के बाद वो फिर चिकना होता है, प्लेन होता है। तो ये सभी जो कॉमन चीज़ें हैं वो पापा में भी देखते होंगे और मम्मी में भी, लेकिन ज़्यादातर ये महिलाओं को होती है। अब आप अपनी बहन को भी देखते होंगे कि अगर उनका शादी हो जाता है और अगर वो एक बच्चे की माँ बन जाती है, उसके बाद उसके बॉडी में फूलने की समस्या होने लगती है। तो उस फूलने की समस्या को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं हाइपो। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हाइपोथायरॉयडिज्म। स्पेलिंग आप देख ले ध्यान से ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी और ऐसे भी आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि अगर इंग्लिश कोई टर्म हो तो वो आपको समझ में आए। चलिए, तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होती है, किस लिए होती है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को मेन डिस्कस करेंगे। और वो 3 टॉपिक क्या है? 3 टॉपिक हमारा क्या है? 3 टॉपिक में सबसे पहला क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? पहले मैं लिख लूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। देखिए, जो भी लक्षण अगर इस बीमारी में देखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं साइन और सिम्टम्स। लक्षण को हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं लक्षण को? साइन और सिम्टम्स। और मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इस चीज को हम समझेंगे कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरा हम क्या समझेंगे? दूसरा ये कि आपके बॉडी में लक्षण तो आ गया, अब आप गए डॉक्टर के पास। जब आप जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर आपका बॉडी को देखते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और फिर वो कुछ टेस्ट लिख देते हैं। अब जब वो टेस्ट लिखते हैं, उन सभी टेस्ट को हम साथ में क्या बोलते हैं? उन सभी टेस्ट को हम साथ में बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी टेस्ट है जो आपकी बीमारी को, जो डॉक्टर को लगता है कि शायद आपको ये बीमारी है, उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है और उन सभी को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसके बारे में हम समझेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद क्या है? उसके बाद जब टेस्ट आ जाता है, फिर कंफर्म होता है कि आपको तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब आपको जो वजन है वो तेजी से बढ़ता है, आपको फूलने की समस्या है, आपके बॉडी में पानी भर रहा है, या फिर समझिए कि जो पानी भरता है उसको हम बोलते हैं एडिमा हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम भी बॉडी फूलने लगता है। तो क्या करते हैं? दवाइयाँ लिखी जाती हैं, आपको दवाइयाँ दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट। आपका जो बीमारी है उसका समाधान करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से वो मैनेजमेंट हो गया उस बीमारी का, उस डिजीज का। तो इन तीनों के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बैक में चले। अब पीछे हम क्या देखेंगे? पीछे हम देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया है, और उससे पिछले वाले लेक्चर जिसमें मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बताया था, जिसमें थायराइड जो ग्लैंड है वो हार्मोन ज्यादा निकालती है। अब समझिए, आराम से समझिए। देखिए, यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, और ये जो थायराइड ग्लैंड है, जो भी हम नमक खाते हैं तो हमारे वो ब्लड में रहता है, घूमता रहता है आयोडीन के रूप में। तो वो जो आयोडीन है वो ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है वो उससे खींच करके अपने पास रखता है, उसका कलेक्शन करता है और फिर इसका यूज करके बनाता है थायराइड हार्मोन। अब जब ये हार्मोन बनता है तो ये हार्मोन क्या करता है? जो भी हम खाते हैं उससे जब ऊर्जा निकलती है तो वो ऊर्जा कितनी निकलनी चाहिए? जितना हम खाते हैं क्या उतनी ऊर्जा निकलती है? क्या डाइजेशन सही से हो रहा है? क्या हम उतना एनर्जेटिक फील कर पा रहे हैं? तो इन सभी को कंट्रोल करके रखता है यहाँ पे निकला हुआ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या निकला? हार्मोन निकला, पतला सा पानी की तरह होता है, और वो हार्मोन हमारे पाचन की क्रिया को कंट्रोल किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखा। अब यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड, और ब्रेन सभी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रेन में होता है बीच में हमारा हाइपोथैलेमस और पीछे की तरफ होता है हमारा पिट्यूटरी, यहाँ पीछे की तरफ होता है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो, ठीक है।
है। तो पिट्यूटरी जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, मटर के दाने जैसा। तो यहाँ पे पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है, छोटा है लेकिन कंट्रोल करके रखता है। तो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है, या मतलब ब्रेन के बीच में से सिग्नल गया, थोड़ा सा पीछे से सिग्नल गया पिट्यूटरी को, और ये आगे सिग्नल भेजा। जब ये आगे सिग्नल भेजा तो निकला हमारा हार्मोन, और वो हार्मोन फिर हमारे बॉडी में जो भी पाचन की क्रिया हो रही, जो भी हम खा रहे हैं, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। चलिए, अब गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी हाइपोथैलेमस में हो सकती है, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तब वहां पे होगा, उसके बाद पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगी तब वहां पे होगा, या फिर डायरेक्टली कहिए थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम होगी तो वहां पे होगा। अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम निकलेगा तो उस समस्या को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब है कम, और थायराइडिज्म का मतलब है कि थायराइड हार्मोन का कम निकलना। तो इस जो टॉपिक है इसका मतलब यही है कि थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन को कम बना रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि क्या आखिर जब ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो पहला केस कब आया? पहला केस आता है 1870 में। 1870 में ये जो मरीज है, जो भी मरीज था, उसका नाम तो क्लियर नहीं है, लेकिन पहला केस हमें देखने को मिलता है इस समस्या का, जिसमें वजन बढ़ने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म का जो कंडीशन होता है वो 1870 में आया, लेकिन तब तक हमें पता नहीं था, हमारे साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये समस्या भी होती है, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम भी होती है। पहले क्या होता था? पहले होता था कि अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका इलाज भी नहीं था और पता भी नहीं था कि आखिर आपको क्या समस्या हो रही है। इसके बाद 1880 में पता लगा कि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम भी होता है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी होता है, इसके बारे में पता लगा 1880 में। ठीक है, और 1880 में जब पता लगा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1891 में इसका इलाज शुरू हुआ। अब 1891 में कौन से साइंटिस्ट थे? वो फिजिशियन थे, ठीक है, डॉक्टर थे, वो फिजिशियन थे। अब उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉर्ज रेमेन मरी। तो जॉर्ज रेमेन मरी ने क्या किया? जॉर्ज रेमेन मरी ने इस समस्या का इलाज के लिए क्या किया? वो जो भेड़ होती है जिससे कि ऊन निकालते हैं, उस भेड़ का जो थायराइड ग्लैंड से उसका जो हार्मोन है उसको खींच करके मनुष्यों को देना शुरू कर दिया, यानी कि आदमियों में इंजेक्शन देना शुरू कर दिया गया। मतलब प्रॉब्लम है हमें, लेकिन उसका जो दवाई है वो भेड़ से आ रहा है। ये समझ में आ गया? ऐसा जो प्रोसेस है वो 1891 में शुरू हुआ, मतलब 1891 में, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है उसका मतलब है 1891। ठीक है, तो 1891 में ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं 1914। अब 1914 में क्या हुआ? अब 1914 में सिंथेटिक टाइप से बना, क्या बना? सिंथेटिक टाइप से बना थायरोक्सिन। क्या बना हमारा? थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन क्या होती है? देखिए, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो दो प्रकार का हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो वो दो प्रकार का हार्मोन होता है T3 एंड T4। यहाँ से हार्मोन बनाया थायराइड हार्मोन, और इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो थायरोक्सिन होता है, हार्मोन होता है, T4 हार्मोन को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। तो ये जो हार्मोन है वो सिंथेटिक यानी कि लैब में बनाया गया 1914 में। अब जब 1914 में ये बनाया गया तो ये इंजेक्शन के रूप में बनाया गया। उसके बाद डायरेक्ट 1914 से डायरेक्ट 1930 में क्या बनाया गया? 1930 में ओरल पिल्स बनाया गया। इसका ओरल पिल्स यानी कि टैबलेट के रूप में कब आया? ये जो इंजेक्शन है जो डायरेक्ट देते थे मनुष्य को इंजेक्ट करके, वो 1930 में आया। वो ओरल पिल्स यानी कि टैबलेट के रूप में वो बना। अब देखिए कि कितना लंबा ज्यादा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है। प्रैक्टिस करते 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 बीमारी का पता लगा, और फिर जा करके दवाइयों का भी पता लगा। कितना ज्यादा समय इसमें लगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए टाइम लगता है। तो आपको अगर सीखना है तो आपको सीखने के लिए भी टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या हुआ? 1870, फिर 1880, फिर 1891, उसके बाद डायरेक्ट 1914 और फिर जाकर के 1930। तो कितना ज्यादा लंबा टाइम है। चलिए अब लक्षण को ध्यान से समझिए। अब ध्यान से कैसे समझेंगे? हर डिजीज में एक ही लक्षण आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं, आप उसको रिलेट करके देखिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया कि ये पूरे शरीर के पाचन की क्रिया को कंट्रोल करके रखता है। इसका मतलब है कि जनरल सिम्टम्स आएंगे बॉडी में। मतलब अगर आपकी पाचन की क्रिया सही से नहीं होगी तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। और वो लक्षण क्या क्या है? देखिए, पहला क्या है? फैटिग, मतलब थकावट तो होगा ही।
अब देखिए पाचन की क्रिया क्या हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। इसका मतलब है कि थकावट भी आपको होगा, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, आपका खाना सही से नहीं पच रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्लगिशनेस। इसका मतलब होता है कि अगर पाचन की क्रिया स्लो हो रही है, थकावट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है कोई काम को करने के लिए। तो आपका जो मूवमेंट होगा, आप चलेंगे फिरेंगे स्लो स्लो, आप अपना काम करेंगे बहुत धीरे धीरे। और साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम बच्चों को है तो बच्चे का जो विकास है वो बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि वो जो खा रहा है उसके शरीर में तो नहीं लग रहा है। जब शरीर में नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, रुकावट पैदा होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या, तीसरा वेट गेन। मैंने आपको बताया कि ये पाचन की क्रिया को कंट्रोल करके रखती है, और अगर ये कम निकले तो वजन बढ़ने लगता है बॉडी का। ठीक है, तो जब किसी का वजन बढ़ता है, इसका मतलब होता है उसको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या है, इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जब ठंड का मौसम आएगा या फिर जहां पे ठंडा इन्वायरमेंट होगा, ठंडा वातावरण होगा, तो वो उसको सह नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या है, इनटॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज को सहने की क्षमता। अब इनटॉलरेंस उसमें लगा हुआ है, मतलब वो सह नहीं सकता है। ठीक है, तो ठंडे मौसम को, ठंडे वातावरण को, ठंडे तापमान को वो सह नहीं पाएगा, उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगेगी। ये हो गया हमारा जनरल सिम्टम्स, जो आपको ऊपर से देखने को मिलता है, जो आपको ऊपर से फील होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए स्किन में। अब देखिए जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि स्किन के ऊपर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। अब वो दिक्कतें क्या क्या है, अभी आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिक्रीज स्वेटिंग, पसीना बहुत कम आएगा। पसीना कम क्यों आएगा, क्योंकि उसको ठंड लग रही है। इसका मतलब है कि ठंड में उसको ज्यादा ठंड लग रही है, इसका मतलब है कि पसीना उसकी बॉडी में कम आएगा। ठीक है, अब क्या है, पेल ड्राई थिक। अब जो स्किन है वो हल्का हल्का पीला पड़ने लगेगा। ड्राई मतलब सूखने लगेगा, और थिक, जो चमड़ा है ये हमारी कैसी है, ये बहुत कोमल सी है, पतली सी है। लेकिन जब आप किसी को फील करते हैं, जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है या आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो जो उसका स्किन है वो कैसा होगा, वो बहुत छूने पे मोटा मोटा सा फील होगा। जैसे हमारी ये स्किन है, मान लीजिए कि ये स्किन, ये देखिए कि यहाँ पे हमने ऐसे किया, ये बहुत पतला सा फील हो रहा है। लेकिन उसको आप जब टच करेंगे, जब किसी को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो उसका जो स्किन है वो आपको बहुत मोटा मोटा सा, बहुत एकदम थिक सा और थोड़ा सा रफ टाइप का दिखेगा। ठीक है, फील होगा। उसके बाद क्या, हेयर कोर्स एंड थिन। देखिए जो बाल है, जो बाल की जो मोटाई है ना, अगर आप एक बाल को लेते हैं, एक बाल को तोड़िए, और आपके सामने अगर वो मरीज है या फिर आपके घर में है कोई महिला या फिर आपके घर में कोई पुरुष भी है, लेकिन महिलाओं को ये समस्या ज्यादा होती है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए जब आप उनका एक बाल तोड़ेंगे या फिर आप बाल को उठाइए और ऐसे करके देखिए, जब बाल की जो मोटाई होती है वो पतली होगी, और जो बाल, हेयर कोर्स का मतलब होता है बाल बहुत ज्यादा रफ होगा। बाल स्मूथ होता है, बाल हल्का सा मुलायम टाइप का होता है, लेकिन उनका बाल बहुत रफ थे। आपको जब छुएंगे उसको तो आपको रफ फील होगा, बहुत खुरदरा टाइप का फील होगा, और थिन मतलब पतला होगा, मतलब बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। देखिए बाल झड़ने का कारण भी ये है, बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, और उनको कोई ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब माता पिता से भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है जिनकी वजह से उनका बाल झड़े, और कोई अदर डिजीज भी नहीं है। लेकिन अगर उनके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो उनका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, बहुत सारे डिजीज में बाल झड़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या, आईब्रोज डिसअपीयर। देखिए ये जो आईब्रोज है हमारी, ये क्या होगी, यहाँ के बाल भी झड़ जाएंगे, और ये लगभग एक तरह से खत्म टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे होगा ही नहीं बाल, तो आपको आईब्रो कहाँ से होगा, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, आईब्रोज डिसअपीयर मतलब खत्म होना शुरू हो जाएगा। नेल्स बिकम ब्रिटल, जो नाखून है वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूट जाना। चलिए अब आपने देख लिया कि जनरल सिम्टम्स, ऊपर से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, स्किन में क्या क्या सिम्टम्स होगी, और साथ ही हम देखते हैं कि हमारी आंखों में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अगर हाइपोथायराइडिज्म का केस है। तब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ग्रेव्स डिजीज। अब आपको नाम से तो क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखिए ग्रेव्स डिजीज का क्या मतलब है। ग्रेव्स डिजीज का मतलब है एक ऐसा बीमारी जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अपने थायराइड ग्लैंड को दुश्मन मान करके इसके परत को नुकसान पहुंचाने लगा है। अब परत को बोलते हैं हम टिश्यू,
क्योंकि इसके टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगा है। इसका मतलब है कि इस टाइम में क्या होगा, जो आंख है वो बाहर की तरफ हल्का सा निकला टाइप का रहेगा, निकला टाइप का दिखेगा। अगर वो व्यक्ति या फिर अगर वो महिला आपको देखती है तो आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको घूर रही है, लेकिन वो आपको घूर नहीं रही है, उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, उसके बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। इसीलिए जब वो कुछ चीज को देखती है और उसका आंख हल्का सा बाहर सा होता है, मतलब निकला हुआ रहेगा हल्का सा, जैसे हमारा आंख अंदर टाइप का है, अंदर है, ये वाला जो गोल वाला है, व्हाइट वाला है, वो अंदर है, तो वो हल्का बाहर सा निकला हुआ दिखेगा आपको। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो महिला अगर आपको नॉर्मली भी देखेगी, ऐसा लगेगा कि वो आपको घूर रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हर चीज में, हर बीमारी में आपके दिल पर अफेक्ट होता है, आपका जो हार्ट है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मतलब हमारे जो दिल का सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है उस पे क्या क्या जो प्रभाव है वो पड़ेगा, उस पे क्या पड़ेगा, स्लो हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन करने की, जो हार्ट जैसे एट्रियम है, एट्रियम हम कब किसको बोलते हैं, अगर एक हमारा हार्ट है, ठीक है, अगर ये हमारा हार्ट है तो ऊपर वाले पोर्शन को हम, ये 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, ये हार्ट हो गया, तो दोनों को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो दोनों है ऊपर में साथ में ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है और फिर नीचे कैसे फूल जाता है, फिर नीचे ब्लड जाता है, तो फिर ऐसे होता है, फिर बॉडी में पूरा जाता है। तो हार्ट के बारे में मैं अभी आपको नहीं डिस्कस कर रही हूँ, उसको हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारा टर्म बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमारे हार्ट पर जोर पड़ता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत तेजी से, वो बहुत स्लो हो जाता है, किसमें, हाइपोथायराइडिज्म के केस में, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है वीकेंस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया कि हार्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जो हमारा दिल धड़कता है, जिसको हम बोलते हैं दिल का धड़कना, तो वो जो जब धड़कता है तो वो भी क्या होगी, वो भी कमजोर हो जाएगी, वो सही से नहीं धड़क पाएगी। अब आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फिटिंग, थकावट महसूस होगा, जो हमारा हार्ट है वो सही से काम जब नहीं करेगा, मतलब पूरे बॉडी को सही से ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो काम सही से नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि थकावट महसूस होगा। फिटिंग का मतलब क्या होता है, थकावट महसूस होना, ठीक है। इसके बाद क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सरसाइज। देखिए जब भी वो व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा और उसके बॉडी में थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है और थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, और जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, उसको मुंह खोल करके सांस लेना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन हो जाता है इस बीमारी में। उसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होगी, जब वो एक्सरसाइज करेगा, जब वो व्यायाम करेगा, ठीक है। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर होगा, जो बीपी है वो हाई होगा, और ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, ब्लड में होता है कोलेस्ट्रॉल, और वो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब जब भी आप कोई फैटी चीज खाते हैं, जैसे कि घी हो गया, जैसे कि बटर हो गया, कोई तेल वाला सामान हो गया, तो जब वो चीज आप खाते हैं और वो सही से डाइजेशन उसका नहीं हो पाता है, वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जमा हो गया है, तेल जाकर के जमा हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं उसको कि कोलेस्ट्रॉल लेवल वो ज्यादा आपका बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज्यादा होता है तो हार्ट अटैक तक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल होना चाहिए, अगर ये बढ़ जाए तो आपके बॉडी में सही से खून नहीं पास होगा एक जगह से दूसरी जगह, एक अंग से दूसरे अंग तक, और हार्ट अटैक भी आता है। हार्ट अटैक का मेन रीजन ये है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना। तो जिसको प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड में, वो अभी जा करके, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो अभी जा करके आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आप जा करके डॉक्टर को दिखवाएं, क्योंकि ये बॉडी आपका है और ये जीवन आपका है। आपने अगर अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, या फिर आप बहुत कुछ करने की सोच रखे हैं, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। आप अपने बॉडी को कंट्रोल कैसे नहीं कर पाते हैं, आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, और साथ ही अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, और नेक्स्ट टाइम मिले या ना मिले, नेक्स्ट टाइम आपका मनुष्य
जो श्रेणी है उसमें आपका जन्म हो या फिर ना हो, क्या पता, लेकिन आपका जो बॉडी है वो अभी तो आपका है, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए अब दिल की बात हो गई, अब सांसों की बात करते हैं, हमारे लंग्स की बात करते हैं। लंग्स हमारा यहाँ पे होता है, हार्ट यहाँ पे है, लंग्स फेफड़ा होता है, ठीक है। लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़ा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो भी हम सांस लेते हैं, सांस नाक से हम लिए और नाक के बाद यहाँ पे पीछे की तरफ आता है हमारा ट्रैकिया, उसके बाद नीचे यहाँ पे लंग्स होता है, ठीक है, सीने के पास। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि हार्श वॉइस, जो आवाज है, जिसको अगर प्रॉब्लम होती है हाइपोथायराइडिज्म की, उसका जो आवाज है वो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से बहुत रूड टाइप का हो जाता है, बहुत हार्श हो जाता है, वो मधुर नहीं होता है, सुनने में उसका आवाज मीठा नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्वेलिंग ऑफ टंग। अब जीभ में सूजन हो जाती है। आपने कभी सुना है किसी के जीभ में सूजन होना? बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है ये, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बीमारी होता है जिसमें जीभ में सूजन हो जाती है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आपके जीभ में भी सूजन हो सकती है, भले आपको वो महसूस बाद में हो कि आपके टंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। जीभ को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टंग बोलते हैं। स्लीप एपनिया। अब इसका मतलब क्या है? स्लीप एपनिया का मतलब होता है रात को सोते समय सांस लेने में नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा सा उनका उम्र 30 के पार जाता है, 30 के बाद है, 40 के बाद है, या फिर कभी कभी कम एज में भी जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं, तो उनके बॉडी में क्या होता है? उनके बॉडी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। अब उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है? उनको जो मेन कारण है वो है स्लीप एपनिया। रात में सोते सोते क्या होता है? अचानक से सांस लेना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और वो सांस नहीं ले पाते हैं, मुंह खोल करके सांस लेने लगते हैं, या फिर अचानक से वो उठ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि दम घुट गया हो, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया। सोते टाइम सांस लेने में दिक्कत महसूस करना, उसको हम बोलेंगे स्लीप एपनिया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये चीजें देखी। यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ जो टंग है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आया, लेकिन इसके पास है, इसलिए मैं आपको इसमें बता दी हूँ, ठीक है। छठा हम क्या देखते हैं? छठा हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पाचन की क्रिया होती है, गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, गैस्ट्रो को हम क्या बोलते हैं? स्टमक, स्टमक को हम हिंदी में बोलते हैं पेट, और इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत। इंटेस्टाइन में दोनों आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। तो ये हमारे बॉडी में होती है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? अब दोनों की मदद से ही तो पाचन की क्रिया होती है। जब हम खाते हैं तो जो भी खाते हैं वो हमारे जाता है पेट में, अब पेट के बाद वो पचने के लिए फिर जाता है इंटेस्टाइन में, और फिर छोटी आंत में वो पच करके फिर एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, और फिर ब्लड में मिक्स होता है, और लास्ट में जो भी वेस्ट बचता है वो बड़ी आंत से फिर बाहर शरीर के आ जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है, इस तरह की प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है। आप सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस सिस्टम में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम क्या होती है? हाइपोथायराइडिज्म के केस में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि खाना सही से नहीं पच रहा है। जब खाना सही से नहीं पच रहा है, इसका मतलब है कि पाचन की क्रिया इस कंडीशन में, इस बीमारी में स्लो हो गई है, तो वेस्ट भी तो स्लो निकलेगा, वेस्ट को बनने में भी तो टाइम लगेगा, उसका समय भी तो लेट हो जाएगा वो बनने में। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। डिक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, तो उस व्यक्ति को, उस महिला को जिसमें ये प्रॉब्लम है, उसको भूख कम लगेगी। वेट गेन, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। सीरम लिपिड लेवल, मतलब मैंने आपको अभी पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल के साथ साथ क्या होता है? HDL होता है, LDL होता है, तो वो बहुत बात की बात है, लेकिन आप इतना समझिए कि ब्लड, सीरम का मतलब होता है ब्लड, ब्लड में जो लिपिड मौजूद है, जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, वो जो लेवल है वो क्या होगा? वो लेवल, सीरम लिपिड लेवल क्या होगा? वो फिर बिगड़ जाएगा, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि जहाँ पे यूट्रस हो गया, अगर महिला की बात करें तो यूट्रस हो गया, उसके बाद क्या हो गया? जो उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए जहाँ से सेक्स किए जाते हैं, तो वो सभी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं?
पूरे पार्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको अगर समझना है तो आप जा करके उसको देखें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और कितनी सारी बीमारियां होती है उस पार्ट में, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, तो जी हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। हमने बात किया, कहाँ से शुरू किया, बाल के बारे में बात कर लिया। इस बीमारी में बाल में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, आंख में क्या होते हैं, स्किन में क्या होती है, स्किन के बाद लंग्स में क्या होते हैं, हमारे दिल में क्या प्रॉब्लम है, दिल के बाद हमने बात कर लिया कि हमारे पेट में, हमारे आंत में क्या हो गया। अब जब नीचे की तरफ जाते हैं हम, तो बचा हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। अगर महिला को हुआ है तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज हो जाएगी। इसका मतलब है हर महीने जो महिला को ब्लड निकलता है वजाइना से, पीरियड्स उनको अगर होते हैं तो वो सही से नहीं हो पाएंगे। वो अपने समय पे, जो उनका समय होता है 28 दिन या फिर 30 दिन पे एक बार आता है, 5 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए, किसी किसी महिला को 4 दिन के लिए भी आता है, तो वो सही समय पे नहीं आ पाएगा, उनमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या, डिफिकल्ट टू बिकम प्रेग्नेंट। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर महिला को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, वो अगर समय पे नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में या तो पीरियड्स बहुत ज्यादा यानी कि ब्लीडिंग, जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा निकल सकता है बॉडी से, या फिर ब्लड बहुत कम निकलेगा जब वो पीरियड्स में होती है, तब ये भी प्रॉब्लम आती है। अब उस महिला को प्रेग्नेंट बनने में भी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद मिसकैरेज भी हो सकता है, बच्चा जो है वो खराब भी हो सकता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिनको शादी से पहले ये प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो फिर लाइफ में आपको फिर दोबारा ये सभी चीजें ना हो। अब क्योंकि अगर ये सभी चीजें होती हो तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वाली चीजें हैं ये, और ये सभी चीजें किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, लास्टली हम देखते हैं सिम्टम्स में क्या देखते हैं हम, माइक्सेडिमा कोमा। अब माइक्सेडिमा कोमा का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, मतलब थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम बना रहा है बॉडी में, अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्रिएटिनिज्म। क्या बोलेंगे हम, देखिए यहां पे मैं लिख देती हूं, क्रिएटिनिज्म। ठीक है, क्रिएटिनिज्म। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो, अगर किसी बड़े को प्रॉब्लम है, जब किसी बड़े को प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्सेडिमा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो शरीर है उसमें थायराइड हार्मोन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई है। अब कोमा का मतलब क्या है, कोमा का मतलब एकदम लास्ट स्टेज होता है कोई भी बीमारी का। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसी स्थिति तब बनेगी जब बहुत ज्यादा चोट लग जाएगा उस महिला को या फिर उस व्यक्ति को जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, या फिर इंफेक्शन हो जाएगा पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में उस कंडीशन में, या फिर एक्सपोजर टू कोल्ड। मतलब अगर उसके बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि बहुत ठंडे वातावरण को वो सह नहीं सकती है या सह नहीं सकता है। जब ऐसा होगा और वो बहुत ठंडे मौसम में जाएगा, बहुत ठंडे वाले एरिया में जाएगा, तो वो सीधे सीधे कोमा में चला जाएगा। क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला केस है, इसीलिए हम उस कोमा को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माइक्सेडिमा कोमा। आपको थोड़ा सा शब्दों का ख्याल रखना होगा, शब्दों को याद करना होगा। इसके बाद क्या है, मेडिकेशंस। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको खाने से रिस्क बन जाता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो, आपके थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा देती है वो दवाइयां। जो आप दवाइयां खाते हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि जब आपको कम कोई बीमारी हो या फिर आपको सर दर्द हो, पीरियड्स के आपको दर्द आ रहे हैं, तो महिला को मना किया जाता है कि आप जल्दी जल्दी दवाई ना खाएं, या फिर जो टैबलेट्स होते हैं, जो बच्चा को रोकने वाले टैबलेट्स होते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट ना बने तो आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो कि सेफ है, जैसे कि कॉन्डम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गर्भ धारण कर लिया है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो बच्चे को खराब करने के लिए पिल्स खाती है, तो उस टाइम में भी उस दवाइयों से भी क्या होता है कि कोमा में वो चली जा सकती है, उनके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। और जनरली उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर प्रॉब्लम है तो ये कंडीशन होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला अफेक्ट होती है, अगर उसको कुछ होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन की जो भी समस्या है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रख लेंगे तो वो जो लाल बत्ती है वो फिर हरी हो जाती है। इसीलिए धैर्य रखें,
प्रयास करें, आपको समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। हमने सभी लक्षणों को पढ़ लिया है। अब सभी लक्षणों के बाद हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में हमें पढ़ना था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब लक्षण, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट कह लीजिए, समाधान इस बीमारी का। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया है। अब आई इसकी बारी और इसकी बारी। देखिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको बताया है कि वो सभी टेस्ट जो डॉक्टर आपको देखने के लिए आपके बॉडी में वो बीमारी जिसकी उन्हें शंका है, शायद वो बीमारी आपको हो सकती है, ऐसा उनको लग रहा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट करवाते हैं। और वो जो सभी टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट को साथ में बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। चलिए, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या है? पहला क्या है? एंटी थायराइड एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। ब्लड टेस्ट करते हैं हम पेशेंट का। जब हम उस व्यक्ति का, जब हम उस महिला का ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में अगर ये वाली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब होता है कि कोई भी इंफेक्शन से, कोई भी बाहर से आया हुआ चीज जिससे हमारा शरीर लड़ता है, तो लड़ने के क्रम में जब वो लड़ता है तो वो उसका जो हथियार होता है वो एंटीबॉडी होता है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है किसी दुश्मन के प्रति, ठीक है, उसको हराने के लिए। तो वो एंटीबॉडी क्या होती है? जब हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन होता है, अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम है तो उसके बॉडी में क्या बन जाएगी? एंटी थायराइड, मतलब थायराइड के अगेंस्ट एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी बन जाएगी। अगर ब्लड टेस्ट करें हम उस महिला का और उसके ब्लड में ये वाली एंटीबॉडी अगर मौजूद रही तो हम समझ जाएंगे कि वो जो महिला है वो हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है? हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम सीने का एक्सरे करेंगे जिसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। ठीक है, लेकिन चेस्ट एक्सरे भी बार बार नहीं करवाना चाहिए। जब डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप करवाइए, तभी करवाना है। ठीक है। एमआरआई ऑफ ब्रेन। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है मैंने आपको बताया था कि ब्रेन कंट्रोल करती है, तो ब्रेन में प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम एमआरआई करवाते हैं ब्रेन का। ब्रेन के अंदर की सभी चीजों को देखा जाता है, सभी चीजें अपने सही समय पे सही जगह पे काम कर रही है या फिर नहीं। तो ये हो गई डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बोल सकते हैं, प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, प्रोसीजर। अब यहाँ पे बारी आती है ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट की। अब इसमें क्या क्या हम करते हैं, हम क्या क्या दवाइयां देते हैं? तो एक दवाई का नाम है जिसका है लेवोथायरोक्सिन। इसका मतलब क्या है? ये जो दवाई है ये टैबलेट होती है, ये उस व्यक्ति को, उस महिला को पूरे जीवन भर लेना भी पड़ सकता है अगर सीरियस कंडीशन है तब। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इस दवाई को हम देते हैं, कुछ दिन के बाद किसी किसी पेशेंट को ठीक हो जाता है। बहुत रेयर पेशेंट होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग ये दवाइयां लेनी पड़ती है क्योंकि उनका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, थोड़ा भी काम नहीं करता है, तब लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? इंट्रावेनस थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट हम थेरेपी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इंजेक्शन दे सकते हैं। थायराइड हार्मोन जो कि कम बन रही है उसका बाहर से जो लैब में बनाया जाता है उसका इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रावेनस का मतलब है हमारी नसों में इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि जो थायराइड हार्मोन ग्लैंड तो कम बना रही है लेकिन बॉडी में वो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में अगर होगी, बाहर से अगर हम इंजेक्शन दे देंगे तो वो जो महिला की समस्या है, वो जो पेशेंट है हमारा, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि जो उसका पाचन का क्रिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इसके साथ हम ये तो कर दिए, उसके साथ हम स्टेरॉइड मेडिकेशंस देते हैं। इस मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन का नाम है, तो मेडिसिन का लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो फिर वहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। लेकिन मैं आपको दवाइयों के बारे में फार्माकोलॉजी के जो लेक्चर्स लेती हूँ उनमें मैं आपको बताती हूँ कि दवाइयाँ क्या है, किस तरह से ये काम करती है और किस किस बीमारी में हम इसको देते हैं। लेकिन जब मैं एक डिजीज बता रही तो उसमें मैं दवाइयों का फिर डिटेल नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी तो आप सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जब हम ऐसा करते हैं, इंजेक्शन के साथ हम स्टेरॉइड मेडिसिन को देते हैं। आप कॉपी ले, पेन ले और नोट कर ले। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां पे आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो सभी नोट्स है ये आपको वहां पे एक साथ मिल जाते हैं, अच्छे से लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लिए। इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर सीरियस प्रॉब्लम है, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ICU। देखा आपने क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ICU का इंटेंसिव केयर यूनिट। जब पेशेंट
बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में होता है तो हम इसमें आईसीयू में भर्ती करते हैं और उस टाइम में उसका बहुत ज़्यादा ही खास ख्याल रखा जाता है। इस तरह से हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप एक आम आदमी है जिसका मेडिकल लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये सभी बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में अगर ग्लैंड है तो वो क्या है, वो कैसे काम करती है, और अगर आपको ये समस्या है तो आपके साथ क्या क्या प्रोसीजर बाद में होंगी, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को एफर्ट लगा करके सीखते हैं तो आपको बाद में समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या गेन किया है, आपको खुद पे प्राउड फील होगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे दोस्त, न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।